ले जी, पिछली क्लास में जो नहीं आए थे सिर्फ ये बता दूं, लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था अबाउट दिस सब्जेक्ट मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस कैफ 6, और ये भी देखा था कि किस तरह से ये बाकी सब्जेक्ट्स के साथ लिंक्ड है, चाहे वो सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ के आए हैं जो आगे पढ़ने हैं, और बाकी कुछ इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम पूरा इस कोर्स में फ़ोकस करेंगे उसके ऊपर हमने बात की थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने ये भी की थी कि अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पाला नहीं पड़ा और आपने ये सब्जेक्ट सीधा उठा लिया तो ये आपको मसला करेगा। तो सिर्फ पढ़ लेना उसको ज़रूरी है, मतलब पास होना ना होना वो शर्त नहीं है। यानी कि आपको कॉस्ट का अंदाज़ा हो, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये तमाम, चूँकि इसका ज़िक्र आगे है, ठीक है, सारी चीज़ों का, तो इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत है कि आपने पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी हो। तो आज बिस्मिल्लाह करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एरिया। मैंने इसके जो किताब मेरा ख्याल काफ़ी ने शायद ले ली होगी, चैप्टर 1 में मैंने नॉलेज ब्रॉट फॉरवर्ड प्लेस किया हुआ है, यानी कि इसमें वो चीज़ें हैं जो कि हम पहले जो सेक्शन पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल एनालिसिस का पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिफाई किया था कि फाइनेंशियल एनालिसिस 1, रिस्क मैनेजमेंट 2, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस 3 और बिजनेस मैनेजमेंट 4। ये 4 एरियाज़ हैं प्राइमरीली इस पूरे मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर। हम स्टार्ट फाइनेंशियल एनालिसिस से करेंगे। उसके लिए नॉलेज ब्रॉट फॉरवर्ड की कुछ चीज़ें मैंने चैप्टर 1 में प्लेस की हैं, जिसके पहले सफ़े पे अगर आप देखोगे तो आपको कॉस्ट की डिस्कशंस मिलेंगी। कॉस्ट की डिस्कशन से क्या मुराद है? वही कॉस्ट की डिस्कशन जो कि अगर आप अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो चैप्टर है पहला, उसको अगर आप रिवाइज़ करो तो वो कॉस्ट की क्लासेस, प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट की फर्दर क्लासेस के वो या डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होती है या इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, ठीक है। इसी तरह से जो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है उसकी फर्दर क्लासेस हैं, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और अदर एक्सपेंसेस हैं। फिर इसी तरह से इनडायरेक्ट की है। तो मुझे पहले तो ये बता दें कि कोई साहब या ख़ातून जिसको इससे आशनाई नहीं है, जो ये नहीं जानता इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो वो बता दें मुझे। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कॉस्ट की, बिल्कुल बेसिक जो पहला लेक्चर होता है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कि कॉस्ट की 2 क्लासेस होती हैं, या प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की 2 हैं, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की फर्दर 3 क्लासेस हैं, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट की फर्दर 3 क्लासेस हैं, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। इसी तरह जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हैं उसमें क्या क्या आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अदर एक्सपेंसेस कह लो और फाइनेंस चार्जेस। ये पहले डे का लेक्चर है, मुझे ये रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, ये मैं चीज़ फॉर ग्रांटेड ले लेता हूँ। और इसी तरह फिर हम कॉस्ट को एक और अंदाज में भी क्लासीफाई करते हैं, या वेरिएबल कॉस्ट होती है या फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल वो है जो कि वेरी या चेंज होती है विद दैट ऑफ द एक्टिविटी लेवल, टोटलिटी में बात कर रहा हूँ। और जो फिक्स कॉस्ट है ये वो है दैट डज नॉट चेंज और डज नॉट वेरी विद द एक्टिविटी लेवल, लेकिन अप टू अ सर्टेन एक्टिविटी थ्रेशोल्ड, उसके बाद ये स्टेप फिक्स कॉस्ट बन जाती है, ठीक है। तो ये 2 मेन क्लासेस थी, क्योंकि आगे हम जब बजटिंग पढ़ेंगे, अभी हम सबसे पहला एरिया अपना प्रोजेक्ट अप्रेजल पढ़ेंगे तो उसमें ये जिक्र आना है, वेरिएबल कॉस्ट जिक्र आएगा, फिक्स कॉस्ट जिक्र आएगा, ये चीज़ें हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का जानना पहले ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपसे इनपुट लिया है कि क्या मुझे ये कॉस्ट का एरिया तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके चलें, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कि मैं रिपीट करूँगा, वो मजबूरी है, वो है रेलेवेंट कॉस्टिंग। इसको मैं शुरू करूँगा क्योंकि हमारा पहला एरिया जिसको हम शुरू करने लगे हैं दैट इज़ लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, एंड विल बी स्टार्टिंग द सेम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग। क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? बाज़ औक़ात बच्चों के कॉन्सेप्ट इस एरिया में वीक होते हैं, एक रीज़न। दूसरी रीज़न किसी और टीचर से पढ़ा होता है, उन्होंने किसी और स्टाइल में पढ़ाया होता है। सो मैं चाहता हूँ तमाम एक लेवल पे आ जाएँ, उसके बाद मैं इस चैप्टर को छेड़ूँ। और तीसरी चीज़, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़े हुए थोड़ा टाइम हो गया होता है, सो रिफ्रेश करना ज़रूरी है। सो आई एम स्टार्टिंग दिस विद द फर्स्ट चैप्टर, जो कि इसमें नॉलेज ब्रॉट फॉरवर्ड में रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की डिस्कशन है। चलें लेट्स स्टार्ट डूइंग द डिस्कशन। और इम्पॉर्टेंटली ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये नॉलेज ब्रॉट फॉरवर्ड है, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया है, रेलेवेंट कॉस्टिंग, ठीक है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में, इसलिए इसको पढ़ना यहाँ पे ज़रूरी है। सो इसलिए जो मेरी किताब में पहला चैप्टर है नॉलेज ब्रॉट फॉरवर्ड, ये CMAC का एरिया है, लेकिन करवा इसलिए रहे हैं ताकि रिफ्रेश हो जाए। चैप्टर 2 आपका पहला चैप्टर है, दैट विल बी टेस्टेड, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस।
पहले तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि कितने स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट से अवेयर्ड हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्सेप्ट फ्रेश है या नहीं, जिसने पढ़ा हुआ है पहले, मतलब सब नहीं पढ़ा हुआ, चलो वेरी गुड। तुम कॉस्ट पहले पढ़ चुके हो नदीम, पढ़ चुके हो ना, बस ठीक, ओके। रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, लेट मी ड्रॉ अ ब्रीफ स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी डिसीजंस लेती हैं इंटरनल, जो भी जितने भी फैसले हैं, उनको प्राइमरीली दो हिस्सों में बाइफरकेट किया जाता है। या तो वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं या वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजंस और लॉन्ग टर्म डिसीजंस में पहले थोड़ा सा मैं फ़र्क आपको बता दूं, फिर मैं बता देता हूं कि ये एरिया कहाँ कहाँ पे आपने पढ़ा है या कहाँ आप पढ़ेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। शॉर्ट टर्म डिसीजंस बच्चे ऑर्गेनाइजेशन के वो डिसीजंस हैं कि जिनके साथ जुड़े हुए कॉस्ट्स और बेनिफिट्स या तो वन ऑफ हैं या उनका स्कोप सिर्फ एक साल के अंदर अंदर ही है, उससे ज़्यादा उसका होराइज़न नहीं होता। सो ऐसे फैसले जो कि एक साल के अंदर अपनी कॉस्ट और बेनिफिट्स रखते हैं, उन फैसलों को हम शॉर्ट टर्म डिसीजंस का नाम दे लेते हैं। ऐसे डिसीजंस या उनको प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं जिनके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट और बेनिफिट्स एक साल से ज़्यादा उनका होराइजन होता है। दे आर स्पेंड ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 4 साल का, इसलिए इसको प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। शॉर्ट टर्म में कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड कॉमनली यूज़ किया जाता है। सो प्रोजेक्ट्स 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, दैट कैन बी अ प्रोजेक्ट, ठीक है जी। सो इसका स्पैन मोर देन 1 ईयर होता है। शॉर्ट टर्म का स्पैन यूजुअली वन ऑफ होगा या शॉर्ट टर्म होगा। मिसाल दे देता हूँ, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन सारे के सारे वो हैं जो कि आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ के आ चुके हो। फॉर एग्जांपल मेक और बाय का डिसीजन। मेक और बाय का डिसीजन क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ और उसमें एक कंपोनेंट लगता है। मैंने कंपोनेंट के बारे में ये फैसला करना है कि क्या मैं इसको इन हाउस मैन्युफैक्चर करूँ या मैं बाहर से परचेज़ कर लूँ। मैं सिंपल कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करके तो मैं क्या कर लूँगा कि यार इन हाउस बनाना ज़्यादा सस्ता है या बाहर से ख़रीदना ज़्यादा सस्ता है। इट्स अ वन ऑफ डिसीजन। इसी तरह से और मिसालें को दे सकता है मुझे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, एक प्रोडक्ट है जो कि जॉइंटली किसी और प्रोडक्ट के साथ मिलके बाहर निकला है, ठीक है। मैंने उस प्रोडक्ट जो कि जॉइंटली प्रोड्यूस हुआ है एक प्रोसेस से, उसके बारे में क्या फ़ैसला करना है, क्या मैं इसको फर्दर प्रोसेस करूं या ना करूं। अगर तो फर्दर प्रोसेस करना ज़्यादा फाइनेंशियली बेनिफिशियल है तो फर्दर प्रोसेस कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। ये भी एक शॉर्ट टर्म डिसीजन है। और भी आपको जितने फैसले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ाए जाते हैं वो सब क्या हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजंस। अब मैं प्रिसाइजली बात कर लेता हूँ। मेक और बाय डिसीजंस, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस, शट डाउन डिसीजंस, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, ऑप्शन एवेल्यूएशन, ये तमाम के तमाम मिसालें हैं किसकी, स्पेयर कैपेसिटी डिसीजंस। कि भाई स्पेयर कैपेसिटी है तो इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए। मैं इस साल में रहते हुए मैं इस कैपेसिटी से क्या करूं, क्या मैं इसको रेंट पे दे दूं या मैं इससे कुछ यूनिट्स बना लूं। ये भी एक फैसला था ना, याद है ना आपको। देयर आर several categories और classes of decisions within the short term decisions। तो वो हम तमाम के तमाम short term decisions कहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं, cost and management accounting में। सेकेंड क्लास है आपकी कौन सी, लॉन्ग टर्म डिसीजंस। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया ये तमाम के तमाम डिसीजंस बेसिकली प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसको दो नाम दिए जाते हैं। इसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहा जाता है, BFD में इसका ये नाम है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसको प्रोजेक्ट अप्रेजल भी कहा जाता है। बात एक ही है। इसका फीचर क्या है पहले जरा ये पढ़ लेते हैं।
लॉन्ग टर्म डिसीजंस का बच्चे फीचर क्या होता है? ये एक ऐसा डिसीजन होता है जिसको प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है, जिसमें शुरू में एक हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक हो गया, आउटफ्लो के तौर पे, और इस प्रोजेक्ट से फ्यूचर में ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स नेट कैश इनफ्लोज रिसीव होते हैं। और अगेन मैंने फैसला पता किस बेस पे करना है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, अभी मैं इस पे आता हूँ। तो इस लॉन्ग टर्म डिसीजन की नोयत ये होती है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, कि जिसमें कॉस्ट एंड बेनिफिट्स 1 साल से ज़्यादा होते हैं। आज कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा और फ्यूचर में नेट कैश इनफ्लोस या नेट बेनिफिट्स रिसीव हो रहे होंगे। बेशुमार तुम्हें मिसालें मिल सकती हैं, जिस मर्जी बिजनेस को उठा लो उसमें ऐसा ही होता है। क्या ऐसा नहीं होता? शुरू में कुछ हैवी इन्वेस्टमेंट वो मांगता है, उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो आपको नेट प्रॉफिट जनरेट करता है। यही करता है ना, ये अकेडमी देख लें फॉर एग्जाम्पल। शुरू में इमेजिन कर लें कि ये लैंड भी उन्होंने ख़रीदी, ये बिल्डिंग भी उसके ऊपर उन्होंने बिल्डअप की, उसके ऊपर क्लासरूम्स की रेनोवेशन, सब ये शुरू में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसने मांगी, यस यू इन्वेस्टेड। उसके बाद ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स कुछ रेवेन्यूज़ क्या है? फीस स्ट्रक्चर, जो फीस बच्चों से रिसीव की जाती है, दैट्स द रेवेन्यू। लेकिन रनिंग कॉस्ट भी तो है, वो कौन सी हैं? सैलरीज ऑफ द टीचर्स, ये बिजली, लाइटिंग, ये तमाम के तमाम अखराजात हैं। लाइकवाइज आप मिसाल ले लो डिपार्टमेंटल स्टोर या रिटेल स्टोर की। ये जो रिटेल स्टोर जगह जगह आपको नज़र आते हैं, जो कि ये आपको ये कंज्यूमेबल आइटम्स बेच रहे होते हैं। अब जाहिर है इसके लिए शुरू में कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या ख्याल है? लैंड की ज़रूरत है, उस रिटेल आउटलेट का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो आपने खड़ा करना, फिर उसके बाद बीच में रैक्स लगाने, रैक्स की कॉस्ट है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिकल पाइपिंग्स हैं, ये तमाम की तमाम इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है। कहाँ लगाओगे? ज़ीरो आज की डेट पे। और फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपने उससे बिजनेस क्या चलाना है? आपने फिर ट्रेडेबल चीज़ें ख़रीदनी है। ज़ाहिर है रिटेल स्टोर पे क्या मिलता है? यही चीज़ें तो होती हैं, शैम्पूज़ हैं, साबन हैं, कॉस्मेटिक की आइटम्स हैं, हाउस होल्ड कंज्यूमेबल्स हैं, वट एवर थिंग्स आर देयर। तो ट्रेडिंग आपने करनी है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या करोगे? आप वो चीज़ें खरीदोगे, जो भी गुड्स आपने ट्रेड करनी है उसकी कॉस्ट है, लेकिन आगे उसको मार्जिन रख के बेचेंगे। और भी मज़ीद खर्चे क्या होंगे इसके अलावा? बिजली के, इस तरह के। सो इन ईच ईयर यू विल बी अर्निंग सम रेवेन्यू and you will be incurring the costs in order to earn those revenues। और वो कॉस्ट कौन सी होंगी? या वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि तुमने ज़ीरो के ऊपर कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, जो कि तुम्हारा क्या है? आउटफ्लो। उसके बाद हर साल में क्या स्ट्रक्चर होगा? सेल रेवेन्यू लेस कुछ वेरिएबल कॉस्ट होंगी, लेस कुछ फिक्स कॉस्ट होंगी, और भी मज़ीद आइटम्स हैं, अभी मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ इसको शॉर्ट रख रहा हूँ। ये हर साल तुम कुछ ना कुछ नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे होगे। ये स्टाइल अभी मैंने शेयर किया लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का। और मैंने डिसीजन पता क्या लेना है? क्या मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, किस बेस पे फैसला करूंगा, अभी मैं इस पे बात नहीं कर रहा। आई हैव जस्ट शेयर्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म डिसीजन, कि इसमें कॉस्ट और बेनिफिट्स 1 साल से ज़्यादा स्पेंड होते हैं, दैट्स इट। सो वापस आ रहा हूँ, जितने बिजनेस डिसीजंस हैं या वो शॉर्ट टर्म नोयत के होते हैं या लॉन्ग टर्म, ये तुम पढ़ रहे हो, ये डिस्कस नहीं होने। MFA में लॉन्ग टर्म डिसीजन की बात की जाएगी और कहा जाता है, इसको क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अप्रेजल किसको कहते हैं? इवैल्यूएशन को। एक कॉमन वर्ड है, तुम लोग वैसे भी कहीं बिजनेस मैनेजमेंट में भी तुम्हें कहीं ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ये वर्ड नज़र आ रहा होगा, अप्रेजल का। अप्रेजल होती ही है कि इवैल्यूएट करना किसी को और फिर कोई फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन लेना। सो बिजनेस के जितने भी डिसीजंस हैं, जब आपने इस डिसीजन को फाइनलाइज करना होता है तो आप किस बेस पे करते हो? सर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बेसिस पे। फाइनेंशियल ग्राउंड्स में मैं बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियली जब हम किसी फैसले को लेते हैं, कॉस्ट को कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ? बेनिफिट्स के साथ। अगर तो उस फैसले के बच्चे बेनिफिट्स कॉस्ट से ज़्यादा हैं तो वी गो फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीजन। इफ़ द रिवर्स इज़ द केस, कि अगर उस फैसले के कॉस्ट ज़्यादा है बेनिफिट से, तो फिर आई डू नॉट गो फॉर दैट डिसीजन। और अगर वो फैसला कॉस्ट डोमिनेंट है तो फिर मैं क्या करता हूँ? उस फैसले की तरफ जाता हूँ जिसकी कॉस्ट कम है। इंतहाई बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सो जितने भी फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे मैं अपने बिजनेस के फैसले लेता हूँ वो तमाम किस बेसिस पे होते हैं? कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। चलो ये तय हो गया, तो अब हम ये देखते हैं कि ठीक है, कॉस्ट और बेनिफिट्स यूज़ किए जाएंगे और उनको कंपेयर किया जाएगा। कॉस्ट कौन सी लूँ और बेनिफिट्स कौन से लूँ? यहाँ से पता चलता है कि सर सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट लेनी है और सिर्फ रेलेवेंट बेनिफिट्स लेने हैं। दिस इज़ वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट अराइजेस। और फिर हमें पता चलता है कि हमें फिर समझने की ज़रूरत है कि रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती हैं और रेलेवेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो ये देखो, रेलेवेंट कॉस्टिंग है,
है रेलेवेंट कॉस्टिंग की, तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से पहले भी इसको पढ़ने की ज़रूरत है, इससे पहले भी. सो नाउ इट गिव्स क्लियर एविडेंस ऑफ द फैक्ट इट इज़ हैविंग इट्स एप्लीकेशन बोथ इन CMAC एंड MFA. जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, एक आध मुझे नज़र आ रहा है क्लास में कि जिसने कैफ 8 पढ़ी हुई है, तो फिर उसने ये दोनों चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मज़े की बात है, तो उसके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है. ठीक है, क्योंकि पहले कैफ 8 में मज़े की बात रेलेवेंट कॉस्टिंग भी थी, शॉर्ट टर्म डिसीजंस भी थे और लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी थे, तो उनके लिए ये बड़ा ईजी हो गया. चलें, बहरहाल रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं. और किया सब ने हुआ है, सो मैं बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हूँगा, मेरी स्पीड इसमें मॉडरेट होगी, लेकिन उसमें यह ना समझिएगा कि यही स्पीड आगे भी रहनी है. मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ ताकि सब एक लेवल पे आ जाएं, और ये सिलेबस का पार्ट नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिफ्रेश दिस. आगे इंशाल्लाह स्पीड बहुत नॉर्मल होगी. ठीक है, इसमें भी मैं तेज़ नहीं करूँगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे इनपुट लेके आगे बढ़ूँगा. एनी वन ऑफ यू जो बता सकता है रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट की एप्लीकेशन कहाँ है, अप्लाई कहाँ होता है? परफेक्ट, द सिंपलेस्ट आंसर डिसीजन मेकिंग. पल्ले से बांध दे, रेलेवेंट कॉस्टिंग की एप्लीकेशन डिसीजन मेकिंग के अलावा किसी चीज़ में नहीं है. दो ही एप्लीकेशंस हैं जो कि मैं कॉस्ट में भी बताया करता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ. सिर्फ डिसीजन मेकिंग में हम सिर्फ कौन सी कॉस्ट लेते हैं? रेलेवेंट. बेनिफिट्स कौन से लेते हैं? सिर्फ रेलेवेंट. और एक और एरिया भी है जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हुआ करता था कि अगर कोई कस्टमर आया मेरे पास एक ऑर्डर लेके और मुझे वो ये कहता है कि यार मुझे कोई प्राइस कोट करो जिस पे तुम मुझे ये चीज़ बना के दे सकते हो, तो मैं जब फाइनल प्राइस डिटर्मिन करता हूँ उसके नीचे जो कॉस्ट होती हैं सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी कॉस्ट लेता हूँ? ओनली रेलेवेंट कॉस्ट अकाउंट फॉर की जाती हैं. ऊपर मार्जिन या मार्कअप रखता हूं और फिर एक प्राइस कोट करता हूं अपने कस्टमर को. ये एक सेकंड एप्लीकेशन थी और आप बेशुमार इसके क्वेश्चंस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कर चुके हो. लेकिन प्रिसाइजली मोटी बात की जाए तो इसकी एप्लीकेशन सिर्फ किस में है? डिसीजन मेकिंग के अंदर है. ठीक है, इसके अलावा कहीं ज़रूरत नहीं. और मकसद क्या होता है कि आप अपने गिवन सिचुएशन में जितनी कॉस्ट और बेनिफिट्स लो वो ईजी रखें, उसको ऐसी आइटम्स जो कि फॉर एग्जांपल मेरे दो फैसले हैं डिसीजन ए एंड डिसीजन बी, ऐसी कॉस्ट जो कि दोनों केसेस में अराइज हो रही है, मुझे उसको अकाउंट फॉर करने की ज़रूरत है? नो, कोई ज़रूरत नहीं है. मैंने तो बाय द एंड कंपेयर ही करना है ना दोनों को. ऐसा बेनिफिट जो कि दोनों में आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दें, उसको इररेलेवेंट कहें और उसको साइड पे कर दें. ठीक है, एक ऐसी कॉस्ट या बेनिफिट है जो कि यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, लेकिन फैसले के लिए तो वो रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो कॉस्ट यहाँ भी है यहाँ भी है, वो बेनिफिट यहाँ भी है यहाँ भी है, बराबर अमाउंट का, उसके लिए बात कर रहा हूँ. सो इसलिए चीज़ को, फैसले को कॉम्प्लिकेट करने की बजाय आसान करना, ये भी रेलेवेंट कॉस्टिंग का मकसद होता है. मैं अब कॉन्सेप्ट पे आने लगा हूँ. रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एक ही डेफिनेशन है जो कि यूनिवर्सल है, और वो क्या है? ये कौन सी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स होती हैं? दीज आर फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज जो कि इंक्रीमेंटल है. इंक्रीमेंटल मतलब those arise as a direct consequence of taking a decision. पहली बात, ये फ्यूचरिस्टिक इन नेचर होती हैं. वो कॉस्ट और बेनिफिट्स आपने लेने हैं अपने. अब ज़हन में रखना, मैं अब सारी डिस्कशन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा. ठीक है, हम इसका भी जिक्र कर लेंगे जहाँ हो सकेगा, लेकिन हम ज़्यादा फोकस किस पे रख रहे हैं? लॉन्ग टर्म डिसीजंस के हवाले से. सो मैं ऐसा खर्चा, मेरा एक प्रोजेक्ट है, ज़ाहिर है उसमें मैं अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करूँगा, तो रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स रखते हुए सबसे पहली चीज़ मुझे जो अपने जहन में रखनी है वो क्या रखनी है कि मुझे फ्यूचर आइटम्स लेनी है. वो आइटम्स जो कि फ्यूचर में अराइज होनी है, वो आइटम्स, वो खर्चे, वो बेनिफिट्स जो कि आज से पिछली डेट पे मैं अराइज मुझे इनकर हो चुकी हैं, या जो बेनिफिट मुझे रिसीव हो चुका है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, दैट विल बी irrelevant, क्योंकि that will not affect my decision कि whether I should go for this project or not. मैं उसको revert back भी नहीं कर सकता. इस पर डिस्कशन हम करते होते हैं डिटेल में CMAC में, मैं अभी उसको relevant नहीं समझ रहा. So futuristic items लेनी है first of all. ठीक है, so मिसाल मैं आपको दे देता हूँ. जब हम projects की इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे सवाल में नज़र आएंगी चीज़ें कि भाई मैंने इस प्रोजेक्ट को करने से पहले कुछ मार्केट सर्वे किया था और उसकी ये कॉस्ट थी. सो आपने स्ट्रेट अवे क्या करना है? दैट्स नॉट रेलेवेंट, हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे. इसके अलावा फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि मैंने ये प्रोजेक्ट जो शुरू करने लगा हूँ 5 या 6 साल का है, तो इससे पहले ना मैंने कुछ सैंपल पे कुछ प्रोटोटाइप्स बनाए थे. प्रोटोटाइप्स का आइडिया है ना आपको? सैंपल पे कोई प्रोडक्ट बनाया था टेस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल कि इसका मार्केट से रिस्पॉन्स कैसा आता है. तो प्रोटोटाइप बनाने में जो कि कॉस्ट आई थी, कभी मैं इसको करूँगा कंसिडर? नहीं. फिर वो कहेगा फॉर एग्जांपल कि यार मैंने इस प्रोजेक्ट की ना फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की थी,
फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी यही होती है, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट होता है इस चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, क्या मुझे इसमें कूदना चाहिए या नहीं कूदना चाहिए। तो ये पहले कहीं कंडक्ट हुआ था और इसका कुछ खर्चा आया था, तो क्या मैं वो खर्चा लूँगा? आप कहेंगे नहीं। लेकिन यही चीज़ें अगर आज से बाद, फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा कि यार अभी मैंने प्रोजेक्ट शुरू करना है, ठीक, और अभी मैंने फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी परफॉर्म करनी है, फिर वो खर्चा क्या हो जाएगा? रेलेवेंट इन नेचर है। वो फिर इंक्रीमेंटल इन नेचर हो जाएगा। वो फिर सिर्फ इस वजह से अराइज हो रहा है, एक तो फ्यूचरिस्टिक है और इस वजह से कि मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। अच्छा, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, कैश फ्लोज ओनली रेलेवेंट हैं, नॉन कैश आइटम्स कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। नॉन कैश आइटम से मुराद डेप्रिसिएशन आपने कंसिडर नहीं करनी। इंस्टेड आप किस पे बात करोगे कि भाई जो तुमने, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं ना, फिक्स्ड एसेट की आप परचेज कॉस्ट कंसिडर करेंगे और एंड पे अगर कोई डिस्पोजल वैल्यू रिसीव होती है, गो फॉर दैट, दैट्स इनफ। आप डेप्रिसिएशन मत ट्रीट करें। डेप्रिसिएशन भी क्या है अगर हम देखें, it is systematic allocation of that fixed cost over the life of the project, over the life of the asset। तो बजाय इसके कि सिस्टम, क्योंकि वो तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है ना डेप्रिसिएशन जिस पे बेस्ड है कि भाई चूंकि एसेट ने बेनिफिट्स आपको ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स देने हैं, तो जिस पैटर्न में बेनिफिट्स रिसीव होंगे उस पैटर्न में उस फिक्स कॉस्ट को आप डेप्रिशिएट कर लें। सो उसकी बजाय ये रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्या कहता है? ये कहता है कि आप परचेज कॉस्ट एज अ कैश आउटफ्लो अभी ट्रीट करें और एंड पे जो डिस्पोजल वैल्यू रिसीव होती है वो इनफ्लो हो जाएगा, वो आप उसको रिसीव कर लें, दैट्स इनफ। ठीक हो गया। सो फ्यूचर आइटम्स कैश फ्लोज कंसिडर की जाएंगी। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बेस है आपकी रेलेवेंट कॉस्टिंग की, सर आपने वो खर्चे और वो बेनिफिट्स लेने हैं दैट आर इंक्रीमेंटल टू दिस प्रोजेक्ट। इंक्रीमेंटल मतलब दोज अराइज एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ गोइंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की तरफ ना जाऊं तो मुझे ये खर्चा भी बियर नहीं करना पड़ेगा, और अगर ऐसा कोई खर्चा है जो कि अराइज होना ही होना है, चाहे मैं इस प्रोजेक्ट की तरफ जाऊं या ना जाऊं, दैट इज इररेलेवेंट। सो इंक्रीमेंटल होना किसी खर्चे का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर इट टू बी रेलेवेंट टू द गिवन प्रोजेक्ट। ठीक है। सो ये मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन के 3 चंक्स अभी बताए हैं। अब मैं आने लगा हूँ जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर। ये तमाम यहाँ मौजूद हैं, मैंने नॉलेज ब्रॉड फॉरवर्ड के चैप्टर में लिखे हुए हैं सारे, वो चैप्टर एज इट इज़ रिप्रोड्यूस किया हुआ है मैंने यहाँ पे। सो यू कैन ईजिली गो बैक एंड रिफ्रेश दीज कॉन्सेप्ट्स अगेन। जी, उसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स, जितनी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं वो तमाम रेलेवेंट हैं। आप इससे एग्री करते हैं? यस सर। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या मिसालें हैं? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और कोई अदर एक्सपेंसेस हैं। फिर फॉर एग्जांपल जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वहाँ पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, वो भी वेरिएबल इन नेचर है। तो ये तमाम वेरिएबल कॉस्ट हैं। वेरिएबल कॉस्ट भाई हर नया, देखो प्रोजेक्ट में मैं क्या करूँगा, यूनिट्स बनाऊँगा या यूनिट्स ट्रेड करूँगा आगे एज इट इज़। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में अगर एक यूनिट बनाने पे जो जो खर्चा है वो तमाम रेलेवेंट नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाता तो ये यूनिट्स नहीं बनाता, ये यूनिट्स नहीं बनाता तो ये वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होगी। तो तमाम बच्चे वेरिएबल कॉस्ट हैं वो क्या होती हैं? रेलेवेंट इन नेचर। तो मटेरियल कॉस्ट जो जिक्र आएगा दैट विल बी रेलेवेंट, लेबर कॉस्ट का जिक्र दैट विल बी रेलेवेंट। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल और भी कोई वेरिएबल खर्चा देता है, वो कहता है कि सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल हैं, ठीक है सर, दैट इज रेलेवेंट फॉर अस। उसके अलावा एब्जॉर्ब्ड, कभी कभी इसके लिए वर्ड एलोकेटेड या अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, इट इज नॉट रेलेवेंट। एक प्रोजेक्ट है 5 साल के ऊपर, ठीक है जी, और उसको मैं एक ऐसी जगह पे शुरू करने लगा हूं कि जिसका रेंट 5 लाख है और मैंने देना ही देना है हर साल, इससे छुटकारा नहीं है। ठीक है। पहले मैं फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्शन प्रेमिसेस जिसकी फिक्स कॉस्ट 5 लाख थी, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 5000 यूनिट्स थी, तो मैं सिर्फ कितनी यूज़ कर रहा था इसमें से 1000 यूनिट्स, और मेरे पास स्पेयर कितने थे यूनिट्स बनाने के लिए? 4000 यूनिट्स। तो एक जो नया प्रोजेक्ट आया उससे रिक्वायर्ड ये था कि मैं सिर्फ 3000 यूनिट्स बना लूँ पर ईयर।
मुझे बताएं, मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो 5000 थी, मैं सिर्फ 1000 इस्तेमाल कर रहा था। एक जो नया प्रोजेक्ट आया है जिसकी लाइफ स्पैन 5 साल है, 5 साल के लिए हर साल वो मेरे से 3000 यूनिट्स मांग रहा है वो प्रोजेक्ट। मुझे बताएं ये 5 लाख जो है इसकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा उसकी वजह से, इस प्रोजेक्ट की वजह से? नो। ये एक ऐसा खर्चा है, फिक्स्ड ओवरहेड्स है, कि जो पहले कितनों में अब्जॉर्ब हो रहा था? 1000 में। अब कितनों में अब्जॉर्ब होगा? 4000 में। इट इज़ जस्ट एन एब्जॉर्प्शन। पहले अब्जॉर्ब 1000 में हो रहा था, अब 4000 में हो रहा है। ये कोई इंक्रीमेंटल थोड़ी है, ये कोई इस वजह से थोड़ी राइज हो रहा है कि मैं इस नए प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा हूँ। सर ना भी जाऊँ ना तो ये कॉस्ट मुझे तब भी पड़ेगी। तो जब भी तुम्हें सवाल में नज़र आए कि एब्जॉर्ब्ड, अप्लाइड, एलोकेटेड, ये सिर्फ एलोकेशन है, टोटलिटी में कोई चेंज नहीं है। सो जब भी ऐसा वर्ड आए सर दैट इज़ इररेलेवेंट फॉर दिस गिवन प्रोजेक्ट। ऐसे खर्चे को प्रोजेक्ट में मत कंसिडर करें क्योंकि ये इंक्रीमेंटल टू दिस प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई, सब लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। कोई स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि है फिक्स्ड है, लेकिन वो इस वजह से अराइज हो रही है कि यार मैं इस प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा हूँ, अगर इस प्रोजेक्ट की तरफ ना जाता तो फिर ये फिक्स कॉस्ट अराइज नहीं होनी थी, तो वो रेलेवेंट है, उसको कंसिडर कर लीजिएगा। इसी मिसाल में अगर मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी 5000 है और मैं यूज़ भी कितनी कर रहा था? 5000। अब मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट आया जो कि हर साल मुझे 3000 4000 यूनिट्स मांग रहा है, मेरा कोई स्पेयर नहीं है इस वक्त, सॉरी लिखा है स्पेयर मेरा नील है। सो मुझसे एक न्यू ऑर्डर जो कि 3000 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। अब इसके लिए मुझे एक नया प्रोडक्शन प्रेमिसेस हायर करना पड़ेगा। अगर मैं मिसाल ले लूँ कि उसका रेंट 4 लाख है तो फिर वो 4 लाख का जो रेंट है दैट विल बी रेलेवेंट, ऑल्दो दैट इज़ फिक्स्ड इन नेचर। उसका ताल्लुक पीरियड के साथ है, हर साल बाद उसका रेंट 4 लाख मुझे पे करना पड़ेगा, लेकिन दैट इज़ स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल टू दिस प्रोजेक्ट। खुद सोचें, इस प्रोजेक्ट को मैं ना ऑप्ट करूं तो क्या मुझे ये एडिशनल 4 लाख की फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी? नहीं, आई विल नॉट हैव टू बियर दैट। सो स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट इज रेलेवेंट, एलोकेटेड या अप्लाइड या एब्जॉर्ब दैट इज इररेलेवेंट। ये थे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स। यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं। ओके, उसके बाद हम कुछ डिस्कशन करते हैं रिसोर्सेज की। मेरा जैसे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स थे वहाँ पे रिसोर्सेज इस्तेमाल होते थे। आप खुद याद करें, जब एक कस्टमर आता था आपको कहता था कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे इसकी प्राइस कोट करो, तो क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करते थे? मटेरियल लगता था तुम्हारा, मटेरियल इज़ अ रिसोर्स। तुम्हारे लेबर ऑर्स लगते थे, लेबर इज़ अ रिसोर्स। मशीन ऑर्स लगते थे, मशीन इज़ अ रिसोर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम क्या करते थे? रिसोर्सेज की वहाँ बात करते थे। तो बिल्कुल इसी तरह से जो आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे। क्या ख्याल है? रिसोर्सेज की मिसाल में जैसे मैंने अभी आपको बताया, मटेरियल, लेबर ऑर्स, मशीन ऑर्स, इसके अलावा कोई स्पेशल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल कोई फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है। अब थोड़ा सा इसका होराइजन ब्रॉड करते हैं। फिर एग्जिस्टिंग कोई फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है, ये सब मेंशन है। मे बी लैंड भी हो सकती है। और मोटी मोटी बात करें तो अब कैश या कैपिटल भी होगा, ये भी आपका रिसोर्स है। ये डिफरेंट मिसालें हैं। और रिसोर्स क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर ये पोटेंशियल है कि फ्यूचर में आपको वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है, वो रिसोर्स है। क्या मटेरियल आपको बेनिफिट नहीं देगा? बिल्कुल देगा। फ्यूचर में ये यूनिट्स में कन्वर्ट होगा और ये मार्केट में बिक के आपको रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा। लेबर इज़ अ रिसोर्स, ये घंटे इस्तेमाल होंगे यूनिट्स को बनाने में, यूनिट्स मार्केट में बिकेंगे, रेवेन्यू प्रोवाइड करेंगे। कैपिटल, सर जी शॉर्ट टर्म डिसीजंस में तो हम कैपिटल को रिसोर्स इसलिए नहीं कंसिडर करते थे क्योंकि कैपिटल, याद रखें, हमेशा टाइम लेता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिटर्न्स। 3 महीनों में कैश ने आपको कितना रिटर्न दे देना? कुछ भी नहीं देना। क्योंकि आपको कोई भी बच्चे बिजनेस खड़ा करना है तो उसमें शुरू में तो आपने सुना होगा कि इनिशियली तो ऑपरेटिंग लॉसेज होते हैं। शुरू में तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, फिक्स कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है, आपको पूरे प्रेमिसेस की इतनी कॉस्ट पड़ रही होती है और यूनिट्स आपके कुछ भी नहीं बिक रहे होते, तो नेट लॉसेज में जा रहे होते हो। सो कैश रिटर्न्स प्रोवाइड करने के लिए टाइम लेता है, 3-4 साल, मे बी some lucky businesses are able to start your business in the first year with the profits। हो सकता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है।
लेकिन इट विल टेक टाइम। सो इसलिए लॉन्ग टर्म डिसीजंस में तो होना ही है, हमने यही तो चेक करना है कि भाई आज इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ओवर द ईयर नेट प्रॉफिट्स रिसीव हो रहे हैं, तो क्या ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है या नहीं। सो यहाँ पे तो कैपिटल का रिसोर्स होने में कोई शक है ही नहीं। हमने इसी चीज़ की तो एवेल्यूएशन करनी है कि क्या आज कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेरे लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो कैपिटल इज ऑल्सो अ रिसोर्स। लाइकवाइज स्पेशल टूल्स कोई मैं अगर हायर करता हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, दैट्स अ रिसोर्स। फिक्स्ड एसेट मैं स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए ख़रीदता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने बिल्डिंग खड़ी किया है अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, इट्स अ फिक्स्ड एसेट। मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली, मैं एक सीएनजी प्लांट ओपन करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे पूरा इक्विपमेंट पूरा स्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मैं एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ बच्चों के खिलौने, अब उसमें जितनी भी इंजेक्शन टूल्स हैं और मशीनरीज हैं, क्या वो प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट नहीं है, खरीदा है ना मैंने, वो क्या है, दैट इज़ योर रिसोर्स। सो ये मिसालें, कुछ एग्जिस्टिंग एसेट भी हो सकता है मेरे पास पहले से ही कोई एसेट मौजूद हो, मैं अपने इस प्रोजेक्ट में लगाना शुरू कर दूँ, दैट्स ऑल्सो अ रिसोर्स। डिफरेंट मिसालें हैं। सो ये तमाम रिसोर्सेज किस में इस्तेमाल होंगे, मेरे प्रोजेक्ट में। सो इन रिसोर्सेज की अब हम क्या करने लगे हैं, इंडिविजुअली रेलेवेंट कॉस्टिंग स्टडी करने लगे हैं कि यार अब ये जो मैं रिसोर्स है इसको इस्तेमाल करने लगा हूँ अपने प्रोजेक्ट में, तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, इसका रेलेवेंट बेनिफिट अगर है तो मुझे क्या लेना है। पहले तो मैंने जनरल बात की थी, अब ज़रा स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर जाने से पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है, वो डिस्कस कर लेंगे। फिर मैं डायरेक्टली हर आइटम पे इंडिविजुअली बात कर लूँगा कि मटेरियल, कि भाई अगर मेरे इस प्रोजेक्ट में मैं मटेरियल लगाने लगा हूँ तो मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट क्या लूँगा। अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट में लेबर के घंटे इस्तेमाल करने लगा हूँ तो लेबर की कॉस्टिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग कैसे करेंगे, लाइकवाइज बाकियों की भी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बात कर लें। एनी वन ऑफ यू कोई बताना चाहे? सही है, सही है। कॉस्ट ऑफ बेनिफिट होगा। ठीक है, मोटी मोटी बातें सही कर रहे हैं आप। जो भी सेकंड बेस्ट बेनिफिट ऑफ फोरगो करेंगे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इस रिसोर्स को, कोई भी रिसोर्स, मटेरियल, लेबर, इसको मैं अपने इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने लगा हूँ। अगर मैं इस रिसोर्स को इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ना करता तो मैं इसका सेकंड बेस्ट बेनिफिट क्या फोरगो कर रहा होता। ये क्या है, अपॉर्चुनिटी को। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग बच्चे, हर रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। कोई भी चीज़ अल्लाह पाक ने फालतू नहीं पैदा की हुई। वो याद है, वो छोटे होते हमने एक पढ़ा था, एक हेडिंग थी फालतू कौन, मुझे भी याद है, वो मैं दूसरी किताब का कायदा था, उसमें साइड में मुर्गी बनी हुई थी, तो वो बताया ये हुआ था, कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ था कि कोई चीज़ फालतू नहीं है दुनिया में। मिसाल के तौर पे चलो आप लोग यहाँ बैठे हो तो आपका टाइम, यही टाइम कहीं और इस्तेमाल हो रहा होता। हर चीज़, टाइम इज़ अ रिसोर्स, सिर्फ पैसा ही रिसोर्स नहीं है, टाइम इज़ अ रिसोर्स। ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी टेंजिबल ऑब्जेक्ट अराउंड यू, दैट इज़ अ रिसोर्स। ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होता। यहाँ आपने ये कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, यही कुर्सी फॉर एग्जांपल कहीं और होती है, इस पे पीएम साहब बैठे होते, ठीक है ना। ज़्यादा ही हो गया। चले, तो बहरहाल हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली। एकेडमिकली आपने सिर्फ उस रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी है जिसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ सवाल में बताया हो। जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ ही नहीं है उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये सवाल सिर्फ, ये बात सिर्फ किताबी कर रहा हूँ और किताब में ऐसा ही होगा। तो जब सवाल में कहे कि यार ये अगर यहाँ इस्तेमाल लाना होता तो ये ऑल्टरनेटिवली, फॉर एग्जांपल कहीं इससे मैं कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकता था, तो फिर इसका बेनिफिट फोरगॉन क्या होना था, कंट्रीब्यूशन फोरगॉन। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ याद करवाने के लिए। सो इम्पॉर्टेंटली, कोई भी आइटम, कोई भी रिसोर्स, एक मैं आपको जनरल बात बताने लगा हूँ, कोई भी रिसोर्स जिसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, उसकी सॉरी जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज भी है, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है।
ये भी मेंशन है, छोड़ दें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं उसकी बात कर रहा हूँ, किसकी? ऐसे रिसोर्स की जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ है, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट फिर कैसे की जाती है? एक तो वो डायरेक्ट कॉस्ट जो कि मैंने उसको पे करनी है उसको इस्तेमाल करने की वजह से, एक वो, और एक उसको इस्तेमाल करने की वजह से जो बेनिफिट फोरगो हुआ है वो भी पार्ट बनता है टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। मिसाल देता हूँ आपको लेबर की। लेबर को पे किया जाता है हर घंटे के हिसाब से। करंटली वो बड़ी फुली ऑक्यूपाइड है, ठीक है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम कर रही है। तो मुझे एक नया प्रोजेक्ट आता है जिसमें मुझे उस लेबर की ज़रूरत पड़ती है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको खींच के यहाँ पे लाना पड़ेगा। एक तो मुझे जितने घंटे इस्तेमाल करने हैं उसके उस प्रोजेक्ट में, एक तो उसकी पेमेंट की जाएगी, उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट टू बी पेड, और ये टू बी पेड है, जेन में रखें, अभी मैंने उसको पे करना है। दैट फाइट इज़ रेलेवेंट, फ्यूचरिस्टिक इन नेचर है, ठीक है, अभी पे नहीं हुआ उसको। और फिर उसके अलावा मैं जो उसको वहाँ से खींच के लाया हूँ, अब इसकी वजह से होगा क्या? एक बेनिफिट फोरगो हुआ कि नहीं हुआ? कि कंट्रीब्यूशन, वही लेबर वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही थी और उससे कुछ कंट्रीब्यूशन आ रहा था। सो वो बेनिफिट फोरगोन है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको कंट्रीब्यूशन फोरगोन कह लो, तो वो भी कॉस्ट बन जाएगी। तो ये दोनों मिला के आप क्या मेंशन करोगे कि ये है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द लेबर। ये मैंने पता आगे क्यों मेंशन किया, संक कॉस्ट इज इग्नोर्ड। मटेरियल में ऐसा होगा, अभी हम करेंगे डिस्कस उसको। मटेरियल फॉर एग्जांपल वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, वो मैं इसको खींच के यहाँ पे लगा लेता हूँ, उसकी डायरेक्ट कॉस्ट कोई नहीं है, ये मैंने पहले खरीद के रखा हुआ है। लेबर में ये मसला नहीं होता, लेबर ऐसी है कि जिसको जब इस्तेमाल किया जाएगा तब पेमेंट होनी है। लेकिन जो मटेरियल है ना, ये पहले से खरीदा गया है, बस ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ये होगा कि उसकी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कि भाई मैं इस मटेरियल को उठा के यहाँ लगाने लगा हूँ, तो क्या मैंने इसकी कोई डायरेक्ट कॉस्ट पे करनी है? नहीं, वो तो पहले ही खरीदा गया है, वो तो संक कॉस्ट है। संक कॉस्ट क्या होती है? इररेलेवेंट। मटेरियल जो कि ख़रीदा गया है पहले ही, जो कि मेरे पास स्टॉक में मौजूद है, उसकी परचेज कॉस्ट दैट इज संक कॉस्ट, वो तो पहले कहीं ख़रीदा गया था और मेरे पास पड़ा हुआ था। उसको मैंने अगर अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लिया है तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि इसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नहीं है। बात समझ रहे हैं? सो सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें देखी जाती है, उसकी डायरेक्ट कॉस्ट इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि वो संक कॉस्ट होती है, परचेज कॉस्ट उसकी ऑलरेडी इनकर हुई है। तो ये अभी मैंने आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिवाइज करवाया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं आगे मटेरियल से शुरू करूंगा तो आपको याद आ जाएगा कि मटेरियल में ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डिस्कशन है। यहाँ तक कोई पॉइंट? जी, मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट पे बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है अब से कोई सिर्फ थ्योरेटिकली बात करें तो 20 से 25 मिनट हमें लगेंगे, फिर एक आध सवाल करेंगे, फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर लेंगे। जी, मटेरियल की दो सिचुएशंस हो सकती हैं पॉसिबल। मटेरियल चाहिए एक प्रोजेक्ट के लिए जिसको मैंने अप्रेज करना है, जिसको एवेल्युएट करना है, मटेरियल चाहिए, या तो स्टॉक में होगा या स्टॉक में नहीं होगा। अगर तो सर आपके स्टॉक में है, बल्कि पहले आउट ऑफ स्टॉक की बात कर लेते हैं। अगर तो स्टॉक में नहीं है तो द ओनली थिंग इज आई हैव टू परचेज इट। व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट? परचेज प्राइस भी कहते हैं इसको, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। तो दैट विल बी रेलेवेंट फॉर द प्रोजेक्ट, खरीदा ही इसलिए गया है। अच्छा, इन स्टॉक, अगर तो मेरे पास स्टॉक में है तो दो पोजीशंस देखनी पड़ेंगी, क्या तो ये परसिस्टेंट यूज में है या परसिस्टेंट यूज में नहीं है। यानी बार बार यूज होता है। अगर तो स्टॉक में है और परसिस्टेंटली यूज होता है तो यार ठीक है, मैं इसको खींच के यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन साथ ही मुझे उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही मुझे रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है क्योंकि वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप खुद सोचें कि जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स बनाती हैं, उनको शुगर की ज़रूरत है, शुगर उन्होंने इस्तेमाल कर ली, साथ उनको परचेज़ करनी पड़ेगी क्योंकि और भी टॉफ़ीज़, कैंडीज़, पता नहीं क्या क्या कुछ बनती हैं। सो दैट इज़ इन स्टॉक, लेकिन that is in persistent use. So even if I divert that material for my project, I will immediately have to replenish it with the new material. So यहाँ पे भी technically speaking आप कह सकते हैं कि आपकी relevant cost क्या है? Purchase cost है। So relevant cost again is your
परचेज कॉस्ट। सेकंड सिचुएशन, अगर परसिस्टेंट यूज़ में नहीं है, मेरे पास स्टॉक में था लेकिन कोई इतना ज़्यादा रेगुलरली वो इस्तेमाल नहीं होता। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ देख लो, क्या इसका कोई और इस्तेमाल हो सकता है या ये बिल्कुल ही फारग है। बिल्कुल फारग से मुराद है कि सिर्फ डिस्पोज ऑफ ही हो सकता है, होने पौने मैं इसको बेच ही सकता हूँ और कोई इस्तेमाल नहीं है। सो दो पॉसिबिलिटीज़ फर्दर क्या बन गई कि क्या इसका कोई बच्चे ऑल्टरनेटिव यूज़ है या नो ऑल्टरनेटिव यूज़, मतलब ओनली ये डिस्पोज ऑफ ही हो सकता है। अगर तो सर इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज है तो व्हाट विल बी योर रेलेवेंट कॉस्ट, हायर ऑफ बेनिफिट फोरगॉन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव यूज या नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे है। ये दोनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऐसे नहीं है कि भाई अगर ये ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल हो सकता है तो फिर देख लो कि दोनों में से कौन सा बड़ा बेनिफिट आप फोरगो कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी डेफिनेशन क्या अपॉर्चुनिटी की, सेकंड बेस्ट बेनिफिट फोरगॉन। तो दोनों में से जो बेस्ट बेनिफिट फोरगॉन है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, दोनों में से जो हायर है दैट विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट। अगर तो मैं फॉर एग्जांपल इस मटेरियल से एक प्रोडक्ट बना सकता था, उसका कंट्रीब्यूशन फोरगो होगा इक्वल टू ₹50,000 वर्सेस इस मटेरियल को मार्केट में भी बेच सकता हूं और बेच के सिर्फ 30,000 आएगा, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी 50,000। दैट विल बी हायर ऑफ द बेनिफिट फोरगॉन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव यूज या नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स। और नेट तुम जानते हो कि अगर बेचने में कोई खर्चा भी है तो वो भी लेस किया जाता है, तो ये नेट इस वजह से है। ठीक हो गया। और अगर इसका कोई और ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, मां सवाए इसके कि मैं इसको सिर्फ डिस्पोज ऑफ ही कर सकता हूं, तो देखो इसका द ओनली कॉस्ट विल बी व्हाट, opportunity cost, that will be disposal proceeds only। और एक यूनिवर्सल रूल आपको बता दूं, वैसे मैं एंड पे बताता हूं लेकिन यहां पे बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कोई भी चीज जिस पे आप संक कॉस्ट लगा चुके हो, अगर आप उसको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने जा रहे हो, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट मार्केट प्राइस होती है। एग्री करते हैं? एक कॉस्ट आपने बड़ी पुरानी, मैं ये मिसाल देता हूँ, मैं जब एंड पे पहुँच जाता हूँ, वो है लैंड। मेरे पास एक लैंड पड़ी हुई है और वो लैंड मैंने पता नहीं कब जद्दी पुश्ती खरीदी गई थी, पता नहीं उस वक्त क्या कॉस्ट थी। मुझे एक प्रोजेक्ट मेरे सामने आया है जिसके लिए 10 साल के लिए मुझे लैंड चाहिए, मैं लैंड इस्तेमाल करने लगा हूँ। इसकी कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट होगी आप खुद बताएं, सोच के बताएं। कि परचेज कॉस्ट? नहीं, वो तो संक कॉस्ट है। मैं इस लैंड को यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर यहाँ इस प्रोजेक्ट में 10 साल के लिए ना इस्तेमाल करता तो क्या कर सकता था, बेच सकता था। मार्केट प्राइस इज द रेलेवेंट कॉस्ट। और ये पता क्या है, ये परचेज कॉस्ट, ये मार्केट प्राइस क्यों ले रहा हूँ, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं इसका एक बेनिफिट फोरगो कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो इस लैंड को आज एक कीमत पे बेच सकता था। सो ये एक यूनिवर्सल रूल है, कोई भी खर्चा जो तुम पास्ट में कर चुके हो और उस चीज और उससे तुमने कोई चीज़ हासिल की, वो चीज़ अगर तुम अपने प्रोजेक्ट में लगाने लगे हो, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, द मार्केट प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट एट विच इट कैन बी सोल्ड टुडे इन द मार्केट। मुझे मटेरियल में बताएं, कोई मसला तो नहीं है? चलें। अच्छा, इसमें एक साथ और भी एक एरिया आता था कि अगर कोई एक आइटम है कि जिसको बेचने की उल्टा कॉस्ट है, कोई डेंजरस आइटम होता है या कोई फॉर एग्जांपल केमिकल होता है जिसको डंप आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, उल्टा उसको डिस्पोज ऑफ करने की कॉस्ट होती है, तो वो बेसिकली कॉस्ट नहीं होता, वो एक कॉस्ट फोरगॉन, कॉस्ट अवॉइडेड हो जाता है और वो एक बेनिफिट की सूरत में आ जाता है। वो आपके प्रोजेक्ट का बेनिफिट है। खुद सोचें, एक मटीरियल जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था वो डेंजरस था, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है, उसमें ये मटीरियल इस्तेमाल हो गया। अगर मैं ये प्रोजेक्ट में इस मटीरियल को ना इस्तेमाल करता तो मुझे इसको डिस्पोज ऑफ करने की कॉस्ट पड़ती, तो क्या इस प्रोजेक्ट की वजह से एक कॉस्ट नहीं बच गई मेरी? बच गई ना। तो वो कॉस्ट अवॉइडेड बतौर बेनिफिट मेरे इस प्रोजेक्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट। बात समझ गए? सो आई एम जस्ट कंपेयरिंग दिस विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि ये तो वो है ना कि किसी चीज़ को मैं अगर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ना करता तो बेच के पैसे कमा सकता था, वो उल्टा था कि इसको प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ना करता तो किसी कीमत पे, किसी कॉस्ट पे मुझे बेचना पड़ना था, तो वो अब मुझे नहीं बेचना पड़ेगा, कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ेगी, उल्टा वो इस्तेमाल हो गया। सो आई हैव अवॉइडेड दैट कॉस्ट, वो बतौर बेनिफिट आ जाएगा। जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बताएं।
जी लेबर, चार प्राइमरी एरियाज हैं, चारों किताब में मेंशन है, इसी तरह मटेरियल भी मेंशन है सारा किताब जी। चार पॉसिबिलिटीज क्या है मैं यहां पे आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूं। फिक्स्ड है एंड स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट्स, फिक्स्ड है एंड स्पेयर कैपेसिटी डज नॉट एग्जिस्ट। वेरिएबल है एंड लेबर आवर्स आर अवेलेबल। वेरिएबल है एंड लेबर आवर्स आर नॉट अवेलेबल। ये मेन चार एरियाज हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग ऑफ डायरेक्ट लेबर के लिए। इसके और भी कुछ वेरिएंट्स हो सकते हैं, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, उसकी डायरेक्शंस हमें सवाल से मिल सकती हैं, हम उसको देख के इजीली अंडरस्टैंड करके फैसला कर सकते हैं। सो बहरहाल मेन चार क्लासेस हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेबर सबसे पहले जो इसकी क्लास हो सकती है वो ये है कि आप उसके साथ कोई फिक्स्ड अमाउंट तय कर लें और स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही थी और मैंने वो स्पेयर कैपेसिटी अपने इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर ली, तो क्या वो वाली लेबर की कॉस्ट रेलेवेंट होती है? कतई रेलेवेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी लेबर के साथ फॉर एग्जांपल 30 आवर्स पर वीक, वीक नहीं कहता मैं, चलें लेट्स से अब मैं साल पे बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल 18,000 आवर्स पर ईयर के साथ के हिसाब से कमिट किया हुआ है और उसकी कोई कॉस्ट फॉर एग्जांपल मुझे पड़ रही है 9 लाख रुपया। ठीक है, ये मैंने उनके साथ फिक्स तय किया हुआ है 9 लाख, और पर ईयर उन्होंने कितने घंटे के हिसाब से? 18,000 घंटों के हिसाब से। करंटली फॉर एग्जांपल स्पेयर आवर्स अवेलेबल हैं 4,000, उनको पे हो रहा है 9,000 और स्पेयर अभी अवेलेबल है 4,000। उन्होंने पूरे साल में 14,000 घंटे काम करना है और बाकी 4,000 फ्री हैं। एक प्रोजेक्ट आता है जिसमें हर साल में 3,000 घंटों की जरूरत पड़ती है, हर साल में 3,000 घंटों की जरूरत पड़ती है, बाद में फिर स्पेयर बच जाते हैं। पहले साल में 3,000, दूसरे साल में 3,000, चौथे साल में। मुझे बताएं हर साल ये जो 9 लाख की कॉस्ट आपको पड़ रही है, क्या ये रेलेवेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए? कतई नहीं है। वो तो पहले ही 18,000 के हिसाब से पेमेंट लेके जा रहे हैं और 18,000 की ही पेमेंट कितनी है? 9 लाख। तो ये जो 4,000 फ्री था उसमें से ही 3,000 इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, ये घंटे इसी प्रोजेक्ट में लग रहे हैं, लेकिन इन पे जो कॉस्ट है वो तो इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि वो पे इंक्रीमेंटल नहीं है, इंपॉर्टेंटली इंक्रीमेंटल नहीं है। वो मैं इस वजह से नहीं उनको पे कर रहा क्योंकि ये 3,000 मैं इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं इसको, इट इज़ बेसिकली कह सकते हैं कि इट इज़ अ पोर्शन एलोकेटेड या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, सो इट्स इररेलेवेंट। अच्छा, सेकंड सिचुएशन, फिक्स्ड कॉस्ट है, तय हुआ है, लेकिन स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट नहीं करती। यानी इसी की अगर मैं मिसाल लूँ, 18,000 घंटों की पेमेंट कितनी? 9 लाख। वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। एक नया प्रोजेक्ट आता है और 3,000 घंटे पर ईयर मांगता है। इस केस में रेलेवेंट क्या कॉस्ट होगी? 3,000 कहाँ से? वट नहीं, इसमें ये कहेंगे कि वट एवर एडिशनल कॉस्ट इज एग्रीड फॉर 3,000 आवर्स। मुझे नहीं पता, ये मुझे सवाल बताएगा कि 3,000 घंटों की मैं और इस्तेमाल कहाँ से करूँगा। मे बी मैं क्या करूँ, मैं करूँ कि यार इसी लेबर को कहूँ कि ओवर टाइम काम कर, तो फिर जो भी उसके साथ रेट तय होता है पर और प्लस ओवर टाइम प्रीमियम, मे बी दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3,000 आवर्स। मैं कहता हूँ नहीं, मैं बाहर से लेबर पकड़ लेता हूँ, तो ठीक है, उनके साथ जो एग्री हो जाएगा इन 3,000 घंटों के लिए, दैट विल बी रेलेवेंट। मतलब 9 लाख तो किसी सूरत में रेलेवेंट नहीं है, वो तो 18,000 घंटे की पेमेंट ले रहे हैं और वो कहीं इस्तेमाल हो रहा है, वो फुली काम कर रहे हैं, स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है। ये तो 3,000 एडिशनल घंटे हैं, तो इन एडिशनल घंटों के लिए जहाँ से भी मैं लेबर अरेंज करूँगा और उनके साथ जो एग्रीमेंट करूँगा, दैट विल बी रेलेवेंट। अगर अपनी लेबर से ओवर टाइम वर्क करवाऊँगा तो ओवर टाइम रेट जो भी है, नॉर्मल रेट प्लस ओवर टाइम प्रीमियम, दैट विल बी रेलेवेंट। अगर मैं बाहर से, तो फिर उनके साथ जो रेट तय हो जाए। क्लियर है? ले जी, थर्ड सिचुएशन, अगर वेरिएबल है,
वेरिएबल मतलब जितने घंटे काम करेंगे उतनी पेमेंट है। यहाँ पे तो ऐसे नहीं है, यहाँ पे तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल हुआ हुआ है कि भाई 18,000 के हिसाब से आपको मैं 9 लाख फिक्स पेमेंट कर रहा हूँ, चाहे तुम जितने घंटे मर्जी काम करो, ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है, तुम चाहे 1 घंटा भी काम करोगे पूरे साल में मैं तुम्हें 9 लाख पे करूँगा। ये है सर जी उनके साथ तय हुआ हुआ पर आवर बेसिस पे, जितने घंटे काम करेंगे उतनी पेमेंट हो जाएगी। 200 रुपये पर घंटा है, अगर 10 घंटे काम करेंगे 2,000, 100 घंटे काम करेंगे 20,000, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इसमें 2 सिचुएशंस, लेबर वेरिएबल है एंड लेबर आवर्स आर अवेलेबल। यानी मेरे पास एक प्रोजेक्ट आता है जिसमें हर साल में 2,000 घंटे चाहिए और 2,000 घंटे अवेलेबल है हर साल, तो मैं अपनी लेबर को कहूँगा आओ और मेरे इस प्रोजेक्ट में हर साल तुमने 2,000 घंटे काम करना है। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? कोई कॉस्ट वेरिएबल भाई, उनके साथ तय क्या हुआ है भाई जितने घंटे काम करवाऊंगा तुमसे तुम्हें पे करूंगा, तो रेलेवेंट कॉस्ट वेरिएबल है, ठीक है ना। और लेबर आवर्स अवेलेबल थे, तो मैंने इस वजह से ये लिखा है लेबर आवर्स अवेलेबल थे कि कोई फोरगो नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि मैं उनको कहीं से खींच के ला रहा हूं और वो कुछ काम कर रहे थे और वो फोरगो हो रहा है, नहीं, लेबर आवर्स अवेलेबल है, दे आर अवेलेबल। सो इसकी वजह से रेलेवेंट कॉस्ट विल ओनली बी वेरिएबल कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट दैट आई विल पे फॉर द आवर्स यूज्ड। अगर मैंने 2,000 घंटे इस्तेमाल किए हैं और पर आवर 200 है, तो 200 इंटू 2,000 कितना बना? 4 लाख। तो ये 4 लाख रेलेवेंट है मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए हर साल में लेबर कॉस्ट। यहाँ तो कोई इशू। लास्ट केस वेरिएबल रेट है, उनके साथ तय हुआ हुआ और लेबर आवर्स अवेलेबल भी नहीं है, फुली ऑक्यूपाइड है। ये कौन सी सिचुएशन है? अभी डिस्कस करके आया हूँ। जब मेरे किसी रिसोर्स की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही तो है, लेबर इस वक्त बड़ी मसरूफ़ है, उसमें बहुत उसको टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो अब अगर तुम उसको खींच के लाओगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो एक तो तुम उसको डायरेक्ट पेमेंट करोगे हर घंटे की, एक चीज़ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर यूजिंग दैट फॉर योर प्रोजेक्ट, एंड सेकेंडली द बेनिफिट फोरगॉन। बेनिफिट फोरगॉन क्या होगा? वो जहाँ पे काम कर रहे थे वो अब यूनिट्स नहीं बन पाएंगे, तो कंट्रीब्यूशन फोरगो होगा। सो हियर द total cost will be direct cost payment that you will pay to them for using them plus opportunity cost, that will be the relevant cost। और ये मैं हमेशा मेंशन भी करता हूँ कि यहाँ पे आपसे एग्जामिनर ना अक्सर डिसीजन भी करवा लेता है। वो कहता है कि आपके पास ना 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये ऑप्शन है कि इस लेबर को डाइवर्ट करके यहाँ ले आओ, या आपको ऑप्शन देता है कि यार इसको डाइवर्ट ना करो, इससे ओवर टाइम वर्क करवा लो। तो फिर आपने फैसला करना होता है कि ओवर टाइम वर्क करवाना इससे ज़्यादा सस्ता काम पड़ रहा है या उसको डाइवर्ट करके यहाँ ला के कंट्रीब्यूशन फोरगो करवाना ज़्यादा सस्ता है। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये डिस्कशन होती है। सो अक्सर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का एलिमेंट भी आ जाता है। तो हो सकता है कि आप उसको या तो डाइवर्ट कर लो या ओवर टाइम वर्क करवा लें, तो दोनों में से जो चीपर होता है आप उसको सिलेक्ट करते हो और ये टोटल बनाएं तो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाती है। इट इज़ अगेन नॉलेज ब्रॉट फॉरवर्ड। और एक और मज़े की चीज़ होती है, वो एक थर्ड ऑल्टरनेटिव भी दे सकता है कि यार आप अपनी लेबर इस्तेमाल ही ना करो, आप बाहर से लेबर ले आओ, तो फिर ठीक है। उसके साथ मैं चलो एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो डायरेक्ट कॉस्ट उनको मैंने पे करनी है वो फॉर एग्जांपल 2,000 है, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने तय की कि यार उनको डाइवर्ट करके लाना ना ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, तो 800 की कॉस्ट ये है, तो ये 2800 बन रही है रेलेवेंट कॉस्ट अगर मैं अपनी लेबर इस्तेमाल करता हूँ। एक ऑप्शन ये है कि अगर बाहर से ख़रीद ली जाए तो मुझे लेबर वो पर और 2600 की पड़ेगी, तो 2600 को इससे कंपेयर करो, सर इट इज़ चीपर टू गेट द लेबर फ्रॉम आउटसाइड योर फैक्ट्री। सो ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा होता था। So these are the main classes of direct labor when it comes to the concept of relevant cost। यहाँ तक कोई सवाल किसी का है तो बताएं। उड़ जाएगी कल इंशाल्लाह। नहीं आपको बड़ा अच्छा सा करके पढ़ाएंगे, परेशान ना हो जी। आए ज़रा अगले कुछ रिसोर्सेज पे चलते हैं।
स्पेशल टूल या इक्विपमेंट। स्पेशल टूल ख़रीदा किस लिए है? इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बात की, डेप्रिसिएशन तो कतन नहीं लेनी, हमने कैश पे बात करनी है। जहाँ पे मेरा कैश आउटफ्लो लगेगा अकोमोडेट कर लेंगे, जहाँ इनफ्लो रिसीव होगा इनफ्लो ट्रीट कर लेंगे। सो स्पेशल टूल जो कि मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए ही ख़रीदा है, तो मैं क्या करूँगा, टी नॉट से मुराद ये जो मैंने टाइमलाइन बनाई थी ना, ये अब अपने जहन में बिठा लो, ये टाइमलाइन अब आगे चलनी है तुम्हारी। टी नॉट है और ये प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल 5 सालों का है, तो टी नॉट से मुराद क्या होती है? नाउ, टुडे, ठीक है। तो टी नॉट में मैं क्या कर लूँगा, उसका कैश आउटफ्लो। और चूंकि ये टूल ख़रीदा ही मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए गया था, तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इट इज़ एज्यूम्ड कि ये एंड पे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, तो एंड पे इनफ्लो रिसीव हो जाएगा। सो एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट या लास्ट ईयर ऑफ प्रोजेक्ट देयर विल बी एन इनफ्लो। जस्ट लाइक एक फिक्स्ड एसेट जो होता है उसके साथ भी तो यही होता है, शुरू में कैपिटल कॉस्ट, एंड पे डिस्पोजल वैल्यू। ये वही चीज़ है कि शुरू में परचेज कॉस्ट दैट विल बी ट्रीटेड एज आउटफ्लो, एंड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट क्योंकि ये ख़रीदा ही मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए गया था, तो बेच देंगे, डिस्पोजल वैल्यू मुझे यहाँ रिसीव हो जाएगी, दैट विल बी इनफ्लो। अगेन इट इज़ एन एजम्पशन, ये बिल्ट इन एजम्पशन होती है कि मेरा ये जो टूल है ये ख़रीदा ही प्रोजेक्ट के लिए गया है, तो एंड पे डिस्पोज ऑफ कर देंगे, इसका और कोई इस्तेमाल नहीं होता। सो ये एक सिंपल सी ट्रीटमेंट है किसके लिए? स्पेशल टूल के लिए। मुझे वो कॉस्ट देगा, डिस्पोजल प्रोसीड्स एंड पे दे देगा, उसको अकोमोडेट कर लेंगे। लाइकवाइज न्यू फिक्स्ड एसेट, सर बिल्कुल वही ट्रीटमेंट जो कि इसकी है। शुरू में कैश आउटफ्लो, फॉर एग्जाम्पल जो मैं अभी तुम्हें मिसाल दे रहा था, टॉय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मैं इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी करना चाह रहा हूँ, इसकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करना चाह रहा हूँ कि क्या मैं इस टॉय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को शुरू करूँ या ना करूँ। तो शुरू में मुझे कुछ प्लांट एंड मशीनरी ख़रीदनी पड़ेगी 10 मिलियन की। फॉर एग्जांपल जो मैंने ख़ास टॉयज़ बनाने हैं ना, उसकी मशीनरी यहाँ पे नहीं है, वो मैंने जर्मनी से इंपोर्ट की है, सो दैट इज़ हैविंग अ कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन फॉर एग्जांपल। सो दैट एट टी नॉट यू विल प्लेस द कैश आउटफ्लो ऑफ ₹10 मिलियन, यहाँ पे प्लेस हो जाएगा 10 मिलियन। और फिर ये प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल मैं फोरसी कर रहा हूँ कि मैं 7 ईयर्स के लिए प्रोजेक्ट करूँगा। ये टॉय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैंने 7 ईयर्स के लिए ओपन किया है। एट द एंड ऑफ 7th ईयर इट इज़ एज्यूम्ड कि ये प्लांट और कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, मैंने इसको डिस्पोज ऑफ कर देना है। फॉर एग्जांपल ये डिस्पोज ऑफ होके से 1.5 मिलियन का, ये यहाँ पे आउटफ्लो at the start of project T naught, or at the end of 7th year for example you will receive it as a disposal value या inflow। depreciation नहीं लेनी। all the cash items will be considered। base में कौन बैठा हुआ है? relevant cost। only future items, cash flow items and incremental items। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई पॉइंट? ये पॉइंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं था, क्योंकि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कभी इतने बड़े कैपिटल एसेट नहीं खरीदे जाते। जो हाँ, ये डेफिनेटली ये कंपनी करती है कि जब एक कंपनी शुरू होती है तो एक बहुत बड़ा एक फिक्स एसेट खरीद लेती है, फिर छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स उससे करने शुरू कर देती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि एक छोटे से 3 माह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं इतना बड़ा को प्लांट एंड मशीनरी ले लूँ। हाँ, टूल हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सो न्यू फिक्स्ड एसेट हो गया। आए ज़रा आगे बढ़ते हैं और 2 मज़ीद आइटम्स को डिस्कस करते हैं, बहुत शॉर्ट से हैं। सबसे पहला एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट, उसके बाद लैंड पे बात कर लेंगे जिसमें हमने तकरीबन बात कर भी ली हुई है। जी सर, एक प्रोजेक्ट आता है मेरे पास और उसके लिए ना एक मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। इत्तेफाक से मेरे पास वो मशीनरी पहले ही मौजूद है और मैं उसको अपने प्रोजेक्ट में लगाने लगा हूँ। मुझे पहले ज़रा खुद सोच के बताएं इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए। एक मार्केट वैल्यू का जिक्र आया, मैंने ये कहा है कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है फॉर एग्जांपल 5 सालों का, उसमें एक मशीनरी की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, वो इत्तेफाक से पहले ही मेरे पास एक मशीनरी मौजूद है जो कि इसमें इस्तेमाल हो जाएगी। इसकी क्या रेलेवेंट कॉस्ट मैं इस प्रोजेक्ट में लूँगा? फेयर वैल्यू। चलें इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। प्रिसाइजली पार्शली यू आर राइट। देखें, पहली बात, ये जो मैंने इसको पहले कहीं ख़रीदा था, क्या वो रेलेवेंट है? नहीं। परचेज कॉस्ट तो किसी सूरत रेलेवेंट नहीं। क्यों? हिस्टोरिकल है, संक है, इट्स ए रेलेवेंट। हाँ, रेलेवेंट क्या होगा? मैं ये चीज़ देखूंगा कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ है या नहीं, क्योंकि पहले से मौजूद है ना। जैसे वो मटेरियल पे मैंने बात की थी कि जैसे इन स्टॉक है
ठीक है, क्या है इसका ऑल्टरनेटिव यूज या नहीं, उस तरह से बात करेंगे। तो अगर तो इसका बच्चे कोई ऑल्टरनेटिव यूज है या नहीं है। जी, एग्जिस्टिंग कैपिटल एसेट या तो ऑल्टरनेटिव यूज है या नहीं है। अगर तो ऑल्टरनेटिव यूज एग्जिस्ट करता है, सो द रेलेवेंट कॉस्ट विल बी हायर ऑफ द बेनिफिट फोरगॉन फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव यूज या नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन। ये दोनों में से जो हायर है उसकी तरफ जाएंगे। ये क्या है, अब इस पे बात करते हैं, ठहर जाए जरा। बेनिफिट फोरगॉन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव यूज, भाई हो सकता है ये एसेट कहीं और इस्तेमाल हो रहा हो मेरे इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ये कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा हो, ठीक है, सो वो एक बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट का क्या बेनिफिट है यार, मे बी मैंने किसी को रेंट पे दिया हो आगे, वो भी तो एक बेनिफिट हो सकता है ना। सो जो भी उसका बेनिफिट मुझे सवाल में देगा मैं यहाँ पे बेनिफिट कंसिडर कर लूँगा, वर्सेस नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन। इन दोनों में से जो हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट एग्जिस्टिंग। और अगर कोई भी इसका ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है तो नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन। ये अब है क्या, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं तो कम से कम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बताता हूँ। क्या है जी नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन, कि भाई देखो एक फिक्स्ड एसेट मेरे पास था, अभी एक प्रोजेक्ट आया उसमें इसको इस्तेमाल करना पड़ गया, ठीक है जी, और अगर मैं इस प्रोजेक्ट के लिए इसको इस्तेमाल ना करता तो ये मार्केट में कितने का बिक सकता था, 1 लाख का। लेकिन क्या मुझे 1 लाख रिसीव होगा, नो। फिर सुन लें, एक फिक्स्ड एसेट मेरे पास एग्जिस्टिंग मौजूद था, एक प्रोजेक्ट आया उसमें इस फिक्स्ड एसेट को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ गई। अगर मैं इस फिक्स्ड एसेट को इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ना करता तो मैं डिस्पोजल प्रोसीड्स हासिल कर सकता था, इसको बेच सकता था 1 लाख का। क्या मुझे रिसीव होगा, नो। सो इन अदर वर्ड्स आई हैव फोरगॉन द मार्केट प्राइस ही फोरगो किया ना। सो दैट इज द डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन नाउ। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उसके बाद मैं इसको बेच सकता हूँ, कितने का बेच सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 70,000 का। वो डिस्पोजल प्रोसीड्स मुझे रिसीव हो गई हैं। सो व्हाट इज द डिस्पोजल प्रोसीड्स दैट आई हैव रिकवर्ड, दिस मच। सो डिस्पोजल कॉस्ट हुई कितनी मुझे, 30,000। नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन, मैंने कितने डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगो किए हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से, 30,000। सो 30,000 विल बी द नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन। सो ये बिल्कुल वही वाली बात है जैसे अभी मैं लैंड की बात कर रहा था, जैसे यूनिवर्सल रूल की बात कर रहा था कि जब मैंने शुरू में इस एसेट को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया तो मैंने कुछ फोरगो किया, क्या, मार्केट प्राइस, दैट इज द कॉस्ट। और जब मैंने इस एसेट को रिलीज किया तो मुझे एक बेनिफिट मिला जो कि उस वक्त मार्केट प्राइस थी। ऐसा ही है ना, इसमें ये बिल्कुल वही बात है कि भाई मार्केट प्राइस एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट और मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट। ये मैंने एक ही ईयर में इसको एडजस्ट कर दी है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में इस फिक्स्ड एसेट को रखेंगे तो ये पता कैसे आएगा, शुरू में इसके डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन आएंगे,
यानी कि यही चीज़ें जो कि मैंने एक ही स्टेटमेंट में आपस में नॉक ऑफ करवा दी हैं, ये डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन ये यहां पे आएगा और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट कुछ डिस्पोजल प्रोसीड्स रिकवर हो जाएंगी। सो 1 लाख की कॉस्ट यहां पे आएगी और 70,000 का बेनिफिट यहां पे आएगा। फर्क सिर्फ प्लेसमेंट ऑफ द आइटम्स पे है, इसके अलावा कोई नहीं है। वो चूंकि हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में पढ़ते थे, सारे कॉस्ट और बेनिफिट साल के अंदर अंदर ही होते थे एडजस्ट करके साइड पे, लेकिन अब यही आइटम्स इन्वेस्टमेंट होराइजन पे सिर्फ स्कैटर हुई हैं और कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने इस फिक्स्ड एसेट को अपने इस प्रोजेक्ट में लगाया तो अभी मैंने फोरगो किया क्या, 1 लाख की डिस्पोजल वैल्यू, और जब मैंने 5 साल इस एसेट को इस्तेमाल करके ये एसेट छोड़ा है तो मैं डिस्पोजल प्रोसीड्स अभी भी हासिल कर सकता हूँ। पता कितनी, 70,000 की। तो इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे की है। तो इसलिए प्लेसमेंट यहाँ पे की है और फ़र्क इसलिए है क्योंकि टाइम होराइजन पे 5वें साल और पहले साल या अभी की वैल्यू बराबर नहीं होती, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ जाता है। कल की हमारी डिस्कशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे है कि मैं क्यों इस पे बात कर रहा हूँ कि जब लॉन्ग टर्म होराइजन की बात की जाती है, द कैश फ्लोज दैट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दे आर नॉट कंपेरेबल विद द कैश फ्लोज दैट आर प्लेस्ड ऑन 5th ईयर। लाइकवाइज चौथे साल और 5वें साल की वैल्यूज़ बराबर नहीं है। 100 रुपया जो कि चौथे साल में है वो 5वें साल के 100 रुपये के बराबर नहीं है। मैं स्ट्रेट अवे उसको एडजस्ट नहीं कर सकता। आई हैव टू ब्रिंग ऑल द कैश फ्लोज एट वन पॉइंट इन टाइम फॉर देम टू बी एडजस्टेड विद वन अनदर। सो इसलिए इस चीज़ का बड़ा इम्पैक्ट है। ये कहने को तो मैं 70,000 यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, जब मैं इसको डिस्काउंट करके 0 पे लाऊंगा ये 70,000 नहीं रहेगा, ये तो कुछ और ही है, बड़ी छोटी वैल्यू बन जाएगी। अभी मैं मेरा खैर वो अभी इससे लेना देना नहीं है, वो हमारा एरिया कल है, उस पर बात करेंगे। तो आज हमने सिर्फ एक काम किया है, सिर्फ रेलेवेंट कॉस्टिंग को डिस्कस किया है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। इसमें बड़ा हल्का सा आपको मैंने फ्लेवर दिया है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स का, कि जिसमें आज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और फ्यूचर में नेट कैश इनफ्लोज रिसीव होंगे। ठीक हो गया। सो कल से इंशाल्लाह हमारा फॉर्मली पहला जो कि सिलेबस का पार्ट है प्रोजेक्ट अप्रेजल्स वो शुरू हो जाएगा। किताब ले आइएगा। कोई सवाल है तो पूछ लें। शुरू में कैपिटल आउटफ्लो और एंड पे डिस्पोजल प्रोसीड्स। बिल्कुल नहीं 8.5 एम ही बिल्कुल इसी, ये देखो ना एम ही 8.5, ये देखो ना। शुरू में कैपिटल कॉस्ट फॉर एग्जांपल 10 मिलियन यहाँ पे, और एंड पे डिस्पोजल प्रोसीड्स कितनी मिल रही हैं 1.5। शुरू में आउटफ्लो 10 मिलियन का, एंड पे इनफ्लो 1.5 मिलियन का। फिक्स्ड एसेट तो इस्तेमाल ही किस लिए होता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, वो तो शॉर्ट टर्म में होता ही नहीं है। एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट वो छोटे कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। बात समझ रहे हैं? सो बिल्कुल जैसे हमने स्पेशल टूल या इक्विपमेंट की बात की है कि शुरू में आउटफ्लो एंड पे इनफ्लो, बिल्कुल इसी तरह जो कि प्लांट एंड मशीनरी शुरू में 10 मिलियन की कॉस्ट, एंड पे डिस्पोज करेंगे 1.5 मिलियन का इनफ्लो आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग डिस्काउंटिंग करके एक जगह पे लाएंगे तो फिर वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एप्लीकेशन हो जाएगी। हाँ वो भी बताना। ये ज़रा सिर्फ अगर जिनके पास किताबें हैं वो मैं आपको सिर्फ मार्क करवा दूं, जो हमने आज डिस्कशन किया है वो कहाँ कहाँ पे है। पेज नंबर 1, 2, 3 और 4, बल्कि 6 तक जा रहा है। ठीक है, ये सारी डिस्कशन आपको डिटेल में बिल्कुल उसी तरह से जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की, आप जाके इसको रिवाइज़ कीजिएगा। कोई पॉइंट है मज़ीद, कोई पॉइंट है, ये सब मैंने रिफ़्रेश आज करवा दिया आपको। और इसमें एग्जांपल्स भी हैं रिवीजन के लिए। अगर आप चाहते हो तो कल ये 4 क्वेश्चंस कर लेंगे क्लास में, अगर आप चाहते हैं तो नहीं करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में देख लेंगे, वरना मैं स्ट्रेट अवे चैप्टर 2 शुरू करूँगा जो कि प्रॉपर चैप्टर है पहला आपका। चैप्टर 2 ठीक है, सही है। ये किताब ले आइएगा ताकि कल डिस्कस कर लें।